Very good morning to all. Yesterday we learned about metaphase and anaphase from our point, that is the mitosis. Okay. Uh, okay. So here we are going to learn about next step, that is the telophase. Telophase is the final stage of karyokinesis. We can say karyokinesis की ये लास्ट वाली स्टेज होगी. तो ये कितनी है हमारी माइटोसिस में? फोर्थ स्टेज. तो टेलोफेज जो होगी, हमने कल बात की थी एनाफेज, लेट एनाफेज वाली जो डायग्राम थी उसको हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं. हमने उसमें क्या किया था कि इस तरह से दो पोल्स होंगे, यानी दो सेंट्रियोल के एंड होंगे अपोजिट को. यहाँ पर हमने देखा था बनाना के बंच लाइक स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम्स के यहाँ आकर इस तरह से अरेंज हो चुके थे, राइट. तो ये वाला स्ट्रक्चर हमने देखा था. आप यहाँ पर कितने भी पेयर्स ऐड कर सकते हो ताकि समझ में आए कि आपको ये बनाना लाइक बंच दिख रहा है. और इसमें अभी भी स्पिंडल फाइबर जो थे कुछ अमाउंट में, यानी कुछ नंबर, यानी कम्प्लीटली तो डिसअपियर अभी नहीं हुए लेकिन होने की राह पर थे. ठीक है. तो इस तरह से हमें कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था एनाफेज के एंड वाली स्टेज में. और हमने कहा था कि यहाँ पर बनाना लाइक स्ट्रक्चर जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स का है तो कम्प्लीटली पोल को रीच कर चुके हैं, राइट. नाउ इन टेलोफेज अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेलोफेज वाली डायग्राम भी ड्रॉ कर लेंगे. तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेलोफेज वाली डायग्राम निकाल लेंगे. यहाँ पर सेंट्रियोल होगा जो अपोजिट को एक दूसरे के एंड में यहाँ. तो अब क्या होगा, यहाँ जो क्रोमोसोम्स आ चुके हैं टेलोफेज में, कहाँ एंड को, पोल्स को रीच कर चुके हैं. तो वो रीच्ड क्रोमोसोम्स, पेयर्ड क्रोमोसोम्स स्टार्ट्स टू डीकंडेंस. हम क्या कहेंगे, उनका डीकंडेंसेशन होना स्टार्ट हो गया. ऐसा करेंगे हम, पेयर्ड क्रोमोसोम्स which are reached to two poles are starts to decondensed. ओके, डीकंडेंस. इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स थे अभी तो हमें विजिबल है, अभी ठीक से दिख रहे थे, वहाँ पर एकदम क्लियरली विजिबल थे. लेकिन अब क्या होगा, डीकंडेंस का मतलब क्या है, पहले वाले क्रोमोसोम्स जैसे थे कहाँ पर ये माइटोसिस जब स्टार्ट हो रही थी, यानी कि प्रोफेज में जो स्टार्टिंग की सेल्स थी, तो वहाँ पर हमने देखा था कि क्रोमोसोम्स जो है ऐसे डीकंडेंस्ड फॉर्म में थे और थ्रेड लाइक दिखाई दे रहे थे. तो यहाँ पर भी वही होगा. अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम्स थे इधर आए वाले, तो हम यहाँ पर सीधे सीधे इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये टेलोफेज थी. ओके, टेलोफेज थी. अब हम क्या करेंगे, इस सेंट्रियोल को भी यहाँ से थोड़ा सा बाहर की ओर निकाल देंगे. ओके, इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर सेंट्रियोल था और यहाँ के जो क्रोमोसोम इस साइड के जो थे यहाँ के इस तरह से हो गए डीकंडेंस, और यहाँ वाले भी इधर फिर से डीकंडेंस्ड और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो चुके हैं. डीकंडेंस एंड लुक्स थ्रेड लाइक. हम ऐसा करेंगे, they appear like a thread again. Okay, again. अब यहाँ पर दोनों तरफ देखिए हमने क्या किया है, इन क्रोमोसोम्स को डीकंडेंस कर दिया है
और क्या हुआ, इसमें से ये जो स्पिंडल फाइबर थे यहाँ पर, ये जो स्पिंडल फाइबर, तो ये डिसअपियर हो चुके हैं कम्प्लीटली। यहाँ पर हमने यहाँ कुछ भी नहीं दिखाया। और क्या हुआ, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है दोनों तरफ के पोल को, यानी दोनों एंड को, जहाँ पर क्रोमोसोम्स डीकंडेंस्ड हो चुके हैं, वहाँ पर क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इस तरह से आना शुरू हो जाएगा, फॉर्म होना शुरू कर देगा। कहाँ, उन क्रोमोसोम्स के अराउंड, इसके अराउंड जहाँ पर क्रोमोसोम्स डीकंडेंस हो चुके हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना है, वहाँ पर क्या हुआ, अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आना स्टार्ट हो गया, यानी न्यूक्लियस बन गया। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आया, ये भी क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए वाले क्रोमोसोम्स थे उनके दोनों की जगह पर, जहाँ अब ये कैसा स्ट्रक्चर है, आप देखिए ये थ्रेड लाइक दिख रहे हैं, हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और इनविजिबल हो रहे हैं, धीरे धीरे से वो इनविजिबल हो जाएंगे, क्योंकि हमें अगर विजिबल चाहिए तो उन्हें पेयर्ड में चाहिए, और वो कहाँ पर होंगे, मेटाफेज में और हम कहेंगे एनाफेज में, राइट, वहाँ पर कंप्लीटली विजिबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, ये फिर से इनविजिबल होना स्टार्ट हो गए, और इनके सराउंडिंग में इनके इनविजिबल क्रोमोसोम्स जो कि थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स है, उनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आना स्टार्ट हो गई। और साथ ही साथ स्पिंडल फाइबर आर कंप्लीटली डिसअपियर। स्पिंडल, दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला पॉइंट लेंगे हम, ईच एंड ऑफ क्रोमोसोम, ऐसा करेंगे हम, एंड मोन नहीं, ईच डीकंडेंस्ड chromosomes are invisible and nuclear membrane also formed around them, right, ऐसा कह सकते हैं हम। यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों की जगह पर, दोनों एंड को जो क्रोमोसोम्स हमने सेपरेट आउट होते हुए देखे थे, वहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी फॉर्म हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके साथ ही बीच वाले जो स्ट्रक्चर थे स्पिंडल फाइबर्स के, वो प्रोटीन के, वो भी कम्प्लीटली डिसअपेयर हो चुके हैं। तो इस पॉइंट में हम लेंगे स्पिंडल फाइबर्स आर completely disappeared, वो दिखना नहीं, दिखेंगे नहीं हमें। और साथ ही साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही न्यूक्लियोलस also formed हम कहेंगे also reappear, ये अच्छा रहेगा, reappear in a both nucleus, राइट, यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम इसे रेड से दिखाएंगे ताकि हमें समझ में आए वो क्या था। ये रहा न्यूक्लियोलस, यहाँ पर भी हम न्यूक्लियोलस को दिखा देंगे। तो इसे हम नाम देने वाले हैं लेबल न्यूक्लियोलस। क्या है ये, न्यूक्लियोलस। तो ये दो के दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर फॉर्म हो चुके हैं। और ये जो सेंट्रियोल्स थे इन क्रोमोसोम्स के पास, उनको कहाँ डाला गया है, वो कहाँ चले गए, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर, यानी कि साइटोप्लाज्मिक पार्ट था। अगर आप पहले वाली डायग्राम स्टार्टिंग में जो हमने सेल की स्ट्रक्चर निकाली थी बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ प्रोफेज, वहाँ पर देखिए मैंने आपको सेंट्रियोल कहाँ दिखाया था, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर, यानी कि साइटोप्लाज्म में। तो वो फिर से वहीं चले जाएंगे। अब क्या हो गया, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कंप्लीट जो है
कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस हो चुकी है। कैरियोकाइनेसिस वाली प्रोसेस में क्या हुआ, यहाँ पर न्यूक्लियर का डिवीजन हुआ। न्यूक्लियर का यानी क्रोमोसोम्स का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इक्वली क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्रोमोसोम नंबर डबल हो चुके थे। डबल क्यों हुए? तो सेल को डिवाइड करना था। किस प्रोसेस की हेल्प से? तो वो प्रोसेस थी माइटोसिस। तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारे इन 4 स्टेजेस से आपको ये समझ में आ गया होगा कि 2 न्यूक्लियस तो बन चुके हैं और उनका जेनेटिक मटेरियल भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब बाकी क्या रहा है कि यहाँ पर ये जो 2 न्यूक्लियस है एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। तो अब क्या होगा, अगली जो स्टेप है, हमने कहा था कि माइटोसिस कंप्लीटेड इन 2 स्टेज, दैट इज द कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस बाकी है अभी। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होगा, जो ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, कहाँ पर है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट? ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के बाहर है। यहाँ पर क्या क्या होगा, न्यूक्लियस के बाहर उनके सेल के कुछ ऑर्गेनेल्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होगा, राइबोसोम्स होंगे, सब जो कुछ भी मटेरियल सेल के अंदर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए या गोल्गी बॉडीज़ हो गए, ये सारे के सारे जो पार्ट्स है यानी ऑर्गेनल्स है, वो सारे के सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। दैट इज़ द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो यहाँ पर अब क्या होगा, देखिए, अब साइटोकाइनेसिस 2 तरह के 2 ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। एक एनिमल की अलग सी होती है और प्लांट के अंदर कुछ अलग ही टाइप की होती है। ठीक है, तो हम वो साइटोकाइनेसिस देखेंगे। वन मिनट। ठीक है, साइटोकाइनेसिस के अंदर साइटोकाइनेसिस याद रखना, साइटोकाइनेसिस का मतलब हुआ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो ये सपोज कीजिए ये एक एनिमल सेल है, ठीक है, एनिमल सेल है, उसके अंदर माइटोसिस हो रहा है। तो एनिमल सेल में क्या होगा, जो यहाँ पर टेलोफेज की एंड वाली सेल थी वो एक तरह का नॉच क्रिएट करेगी। नॉच, ओके, नॉच का मतलब होता है इस तरह से कोई टूटता हुआ है कोई स्ट्रक्चर, ऐसे जैसे हमने कोई गांठ ऐसे मारी जाती है उस तरह का स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से कुछ फॉर्म होगा एनिमल के अंदर। जब एनिमल सेल का साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा तो इस तरह से सेल एक नॉच क्रिएट करेगी। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस है, अंदर क्या है, कंटेंट है क्रोमोसोम का, यहाँ पर भी होगा डीएनए, दैट इज़ द क्रोमोसोमल मटेरियल, और अंदर न्यूक्लियोलस भी है, वही की वही डायग्राम यहाँ पर फिर से। अब यहाँ बाकी जो पार्ट्स आ गए हैं, इधर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आ चुका है, इस तरह से कुछ बनेगा। यहाँ पर भी इस तरह से एक नॉच बन गई, सेल की नॉच, जिसे हम कहेंगे टूटता हुआ कोई पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से इसको कट किया जाता है। नॉच बनने के बाद यहाँ से सेल को अलग से निकाल दिया जाता है, यहाँ से कट किया जाता है, और अगली स्टेज में क्या होगा कि यहाँ पर फिर से हर सेल को अपना अपना सेपरेट मेम्ब्रेन फॉर्म होगा इस तरह से। ठीक है, ये हुआ सेल मेम्ब्रेन, इस सेल का से ये सेल मेम्ब्रेन। अब अंदर वाले जो कंटेंट फिर से वही हम यहाँ पर दिखा देंगे, ये न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर फिर से हमें क्रोमोसोम दिखाने की आवश्यकता यानी ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पर हम लेंगे इस तरह से, और बाहर जो होगा, जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होगा, सेंट्रियोल होंगे, सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स एट्सेट्रा। सो ऑल आर द, इसे कहेंगे हम डॉटर सेल्स, न्यूली फॉर्म्ड सेल्स। ठीक है, तो इस तरह से माइटोसिस कंप्लीट हो गई।
हालांकि हमने जब हमने आपको माइटोसिस के जो एक प्रॉब्लम दिया था हमने कि एक सेल के अंदर माइटोसिस होती है तो पैरेंटल सेल, हमने बहुत ही सिंपल तरीके से दिखा दिया था कि ये सेल होगी इस तरह से, इसके अंदर दो होगी, तो ये पैरेंटल होगी और ये न्यूली फॉर्म्ड सेल होगी, डॉटर सेल होगी। तो हमने इस तरह से भले ही यहाँ पर बहुत सिंपल तरीका बता दिया, लेकिन अब हमें पता चला है कि माइटोसिस को कैरी करने के लिए उसे इन 5 स्टेप्स से जाना पड़ेगा, यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, दैट इज़ द कैरियोकाइनेसिस, एंड फाइनली ये साइटोकाइनेसिस। तो इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पर सेल के न्यू सेल जो है इस तरह से फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये हुई प्रोसेस एनिमल सेल का माइटोसिस। अब प्लांट सेल के अंदर सिमिलर होगी, सारे के सारे प्रोसेस सेम होगी, बस चेंज कहाँ होगा, ये जो नॉच फॉर्मेशन हुआ है इन केस ऑफ एनिमल्स, तो प्लांट में क्या होगा, ठीक से याद रखना, इस पर क्वेश्चन आ सकता है प्लांट के अंदर। मान लीजिए कि ये कोई प्लांट सेल है, आफ्टर द ओके डिवीजन के बाद वाली सेल बता रहे हैं हम, क्योंकि अब हम फिर से कोई डिवीजन यहाँ पर नहीं देखेंगे। ठीक है, इस तरह से अगर प्लांट सेल का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरह से आपके किताब में जो पीछे वाला आई थिंक मियोसिस के बाद जब हमारा चैप्टर ख़त्म होगा वहाँ पर आपको दिखाया गया है कि प्लांट सेल का जो फॉर्मेशन होगा, सेल प्लेट नाम का कोई एक प्लेट फॉर्म होगा दोनों के बीच में। मान लीजिए ये कोई क्रोमोसोम्स है, आफ्टर सेल का उस माइटोसिस में जो कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगा उसके बाद वाला स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं, जो कि ये वाला। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होगी, फिर से ये प्लांट सेल है, याद रखिएगा, ये हमने दिखाई प्लांट सेल। तो इस तरह से दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर जो होगा न्यूक्लियोलस होगा, राइट। और क्या होगा, ये जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है यहाँ पर प्लांट के अंदर वाला, तो यहाँ पर कोई इस तरह से एक बड़ी सी प्लेट फॉर्म होगी दोनों के बीच में। ओके, इस तरह से समझ गए आप। तो इस प्लेट को कहेंगे सेल प्लेट। इस तरह से कोई एक एरर होगा दोनों के बीच में, जब इसको डिवाइड करना होता है, साइटोकाइनेसिस होनी होती है, तब क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, इसको याद रखना है। ओके, इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांट के अंदर साइटोकाइनेसिस के समय क्या फॉर्म होता है, तो सेल प्लेट वहाँ पर फॉर्मेशन होगा, फिर सेल को डिवाइड कर दिया जाएगा। बस इतना सा फ़र्क है, बाकी सारा का सारा प्रोसेस जो है एक दोनों के अंदर, एनिमल एज वेल एज प्लांट सेल के अंदर सिमिलर है। ओके, सो दिस इज़ द आवर प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ओके, ठीक है, आपको समझ में आ चुकी होगी। इस प्रोसेस के ज़रिए आप फिर से क्या करना है, आपको ठीक से सारे के सारे पॉइंट्स नोट आउट करने हैं। हालांकि किताब में भी है पॉइंट्स, पर आपको हमारे जो वीडियो में हमने पॉइंट्स निकाले हैं वो सिंपल तरीके से निकाले हुए होंगे, तो आप उसी से पॉइंट्स बनाएं ताकि आपको स्टडी करने में इजी जाए। तो यहाँ पर और एक क्वेश्चन आ सकता है माइटोसिस के, हमने माइटोसिस तो पढ़ी है, तो उस पर आपको सिग्निफिकेंस भी पूछे जा सकते हैं। ओके, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पूछा जा सकता है। और ऐसा कहा जा सकता है, डिस्क्राइब इन डिटेल प्रोसेस ऑफ माइटोसिस विथ देयर
विथ इट्स सिग्निफिकेंस। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए। सिग्निफिकेंस का अर्थ है उसके माइटोसिस के बेनिफिट्स क्या है। ओके, तो बेनिफिट्स में जैसा कि पहले ही हमने बता चुके हैं कि माइटोसिस इज यूजफुल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये एक बेनिफिट है। इसके बाद क्या है, हमारे बुक के अंदर आपको दिया गया है कि इमैसिएशन वाला कोई वर्ड है वहाँ पर, रिस्टोरेशन ऑफ इमैसिएटेड बॉडी। इसका मतलब क्या है, अगर कोई बॉडी पार्ट जो होगा एनिमल का या प्लांट का, अगर आप मान लीजिए कोई प्लांट है, आपने उसका तोड़ दिया, आधा पार्ट तोड़ दिया और उसे छोड़ दिया, तो कुछ दिनों के बाद उस प्लांट में देखिए आप वहाँ पर उस पार्ट को इमैसिएट किया जाता है, भर दिया जाता है। तो यानी कि वहाँ पर माइटोसिस होगी, इमैसिएटेड पार्ट जो है उसको फिर से कवर किया जाता है। साथ ही साथ वुंड हीलिंग में कोई इंजरी हुई हो, हमने वो भी बताया, वुंड हीलिंग में भी ये यूज़फुल है, इज़ यूज़फुल फॉर द वुंड हीलिंग प्रोसेस। यानी कोई ज़ख्म हुई होगी तो वहाँ पर हमें उसका यूज़ होता है। इसके बाद और क्या सिग्निफिकेंस होगा, तो यहाँ पर होगा फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स। ओके, ब्लड सेल्स का मतलब होगा वहाँ पर आरबीसीज या डब्ल्यूबीसीज, इन सारे के सारे अंदर भी माइटोसिस के ज़रिए वहाँ पर इस तरह का जो है प्रोसेस के थ्रू ये सारे सिग्निफिकेंस है। तो आप ठीक से याद कर लेना, ठीक है। तो ये हुआ हमारा माइटोसिस कंप्लीट। हम अगले वीडियो में जो है हमारी अगली प्रोसेस दैट इज़ द मियोसिस, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।